सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास. तो ये जो चैप्टर अपन देख रहे हैं, दिस इज बेसिकली एन एटॉमिक स्ट्रक्चर. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल. बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये. एंड द रीज़न फॉर दैट, द रीज़न वाई इट इज़ इंटरेस्टिंग is basically because of the fact that this is related to all the topics that we're going to study in chemistry. This is one of the fundamental topic, atomic structure. Okay, तुमने ये 10th में भी पढ़ा है, structure of an atom. ये तुमने 10th में पढ़ा है बेसिकली, और जो 10th में अपन ने पढ़ा है ये गलत है. ओके, मैं तुमको जैसे अपन बिल्टअप करेंगे तो देखेंगे कि जो हम 10th का जो मॉडल जो देखते हैं, तुमने रुदरफोर्ड का मॉडल देखा है, इज़न्ट इट, 10th में. और उसके बाद ये भी पढ़ा था तुमने कि बोर ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया था विच वाज बेसिकली सिमिलर टू रुदरफोर्ड मॉडल, थोड़ा सा उससे ज़्यादा इलेबोरेट था. इनफैक्ट बोर मॉडल इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. ओके, उसके बाद फिर आता था क्वांटम मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. तो ये मॉडल अपन आगे पढ़ेंगे बेसिकली. सो ये एक तरह का जर्नी है, ये हिस्टोरिकल जर्नी है. ओके, किस तरह से हमने स्टार्ट किया डिस्कवरी ऑफ एन एटम, और किस तरह से हम अलग अलग एलिमेंट जो है एटम्स के वो डिस्कस करते गए, और किस तरह से हमने अलग अलग थेरीज प्रपोज की टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. और धीरे धीरे वो थेरीज इवॉल्व होते गई, उसके ऊपर अपन लेयर्स चढ़ाते गए, एंड वी गॉट टू नाउ वी आर एट क्वांटम लेवल. ओके, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोलते हैं वो लेवल. तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ज़बरदस्त एक चैप्टर है. तुमने आइंस्टाइन का नाम सुना होगा ऑब्वियसली, राइट? किसने नहीं सुना है? ओके, नील बोर का नाम सुना होगा, या और कोई नाम तुमने सुना है जो बहुत बड़ा साइंटिफिक नाम है फिज़िक्स में? किसी और का नाम, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स. कोई नाम फिज़िक्स में जैसे तुमको मालूम है क्या? नहीं, जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स. श्रोडिंगर, वेरी गुड. आयुष इज सेइंग श्रोडिंगर. Nikola Tesla, that is excellent. Okay, Nikola. Anybody else? Marie Curie. Okay, that's phenomenal. तुमको मालूम है Marie Curie is the only person. Marie Curie is the only person. इसके बारे में किसको मालूम है? Marie Curie का एक यूनिक जो है, who knows something unique about Marie Curie? It's a unique thing in the entire universe. Something she has achieved. Something that no man on the earth has achieved. Anybody else? Nobel Prize in Physics and Chemistry. She got 2 Nobel Prizes. She is the only person actually who's got 2 Nobel Prizes. Okay, so yeah, for woman power, isn't it? Because she beat all the men in the science and whatever basically. It's not just the discovery. Remember that it's not just the discovery of radium and polonium, and she actually created the elements. Okay, she created the new elements and she gave more information about, because हम लोग को बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था रेडियो एक्टिविटी के बारे में. रेडियो डिस्कवर हुई, ये वी हैव दैट एक्चुअली इन द सिलेबस. ओके, हमने डिस्कवर किया रेडियो एक्टिव. एंड देन Stephen Hawking is one of the other name. Stephen Hawking, right? He just died actually. He suffered from ALS, amyotrophic lateral sclerosis. ज़बरदस्त स्टोरी है स्टीफन हॉकिंग्स की. अगर कभी टाइम मिले तो इसका एक बुक आता है. इसने कौन सा बुक लिखा है जो अब तक का कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट बुक इन साइंस? ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. एक्सेलेंट आयुष. ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम. अगर कभी टाइम मिले तो मस्ट रीड बुक फॉर एनी साइंस स्टूडेंट. ओके, एनी साइंस स्टूडेंट के लिए ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम इज़ फैंटास्टिक बुक. ओके, गो एंड रीड इट. इट्स अ स्मॉल बुक, इट्स नॉट अ बिग बुक, लेकिन इट्स समथिंग दैट इज़ कंसिडर्ड phenomenal. Okay, there are other names actually that are missing from the list. Okay, obviously there are a lot of people who are missing from the list. इसमें से कुछ जो नाम आपने बताया, मैरी क्यूरी, we don't actually get to hear that obviously. Okay, लेकिन मैक्सवेल है, there is a Maxwell. Okay, मैक्सवेल इसने बहुत ज़बरदस्त काम किया है फिज़िक्स में. मैक्सवेल की थियरी हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. मैक्स प्लैंक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. यस, मैक्स प्लैंक ने मैक्स प्लैंक वाज वन ऑफ द जीनियसेस जिसने एक प्लैंक कांस्टेंट दिया जो सबसे छोटा नंबर है. ओके,
मैक्स प्लैंक, जो प्लैंक कांस्टेंट होता है ना, ये सबसे छोटा नंबर है एक्चुअली, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली इमेजिन कि ये मैक्स प्लैंक होता क्या है क्या, लेकिन अपन कोशिश करेंगे उसको भी समझने की, सॉरी प्लैंक नंबर जो है वो क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे ऑब्वियसली. सो देयर आर लॉट ऑफ दीज. तो ये सारे नाम देखो, ये इसमें आर्किमिडीज, यस रितेंद्र, सॉरी आर्किमिडीज इज देयर ऑब्वियसली, but he's a very ancient person. We don't actually have he has nothing to do with the modern science. Okay, what are you talking about? Somebody who's in the last 200 or 300 years जिसने साइंस में कंट्रीब्यूशन किया है. I'm sure Archimedes was before that. Galileo, yeah, is related to stars. But most prominent scientist, if you think about it, Einstein obviously number one, right? Einstein. Number two would be, I would say Bohr actually. बोर और आइंस्टाइन दोनों बहुत ही ज़बरदस्त साइंटिस्ट थे. Then we had Maxwell, basically Maxwell. Then you have Schrödinger, Heisenberg. Heisenberg was there. Heisenberg ने तो जो थियरी प्रपोज की हाइजेनबर्ग ने, that actually defined the quantum theory. जो हम क्वांटम थियरी आज बात करते हैं ना, that was given by Heisenberg. Okay? और श्रोडिंगर जो नाम स्टार्टिंग में लिया था, okay? श्रोडिंगर, that was actually, उसने जो थियरी प्रपोज किया, that was so weird. It's so weird कि श्रोडिंगर actually didn't believe it. He just said, मतलब उसने खुद की थियरी को डिस्कार्ड कर दिया था. Alright? उसने खुद के ही थियरी को डिस्कार्ड कर दिया था, बट दैट थियरी वाज एक्चुअली राइट. द होल क्वांटम जो थियरी अपन बात करते हैं, इट इज़ बेस्ड अपॉन दैट श्रोडिंगर्स थियरी. तो वो भी अपन देखेंगे. समथिंग, रिमेंबर, श्रोडिंग इज अ जर्मन साइंटिस्ट, अ जीनियस गाय, और उसके जो कैलकुलेशंस है वो शायद वही कर सकता था, आई डोंट नो. वाज अ जीनियस गाय, ओके. और उसने थियरी प्रपोज किया. मैथमेटिकली इट एक्चुअली मेक सेंस, राइट, बट अगर लॉजिकली देखा जाए, इट जस्ट डजंट मेक सेंस. It just doesn't make sense. So he said that he doesn't believe it, what he found, what he discovered. Okay, that's the kind of thing. Louis Broglie was there. Louis Broglie is something we're gonna hear. Elon Musk is not a scientist. Obviously, I don't know if he discovered something, but is an entrepreneur. He's a businessman. Elon Musk. Okay. One name that I actually want to mention is Tejas has said Richard Feynman. Richard Feynman. Okay, Richard Feynman was American physicist, or he's a physicist. He was one of the most brilliant physicists at that time. और इसने Nobel Prize भी मिला है इसको, obviously Richard Feynman को. He's got a Nobel Prize for discovery of subatomic particles behavior. जो मतलब subatomic particles जो होते हैं ना, उनका behavior. ओके, जैसे इयॉन्स होते हैं, क्वार्क्स होते हैं, उनका बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे. एक्चुअली सिंपल वे नॉट फॉर अस, बेसिकली फॉर क्वांटम फिजिसिस्ट. ओके, तो उनके लिए वो सिंपल था बेसिकली टू एक्सप्लेन इट इन अ वेरी सिंपल वे. इट वॉज सो सिंपल, they say that nobody else in the world could have actually done it. It was only Richard Feynman who could have simplified that to such an extent. उसने जो डायग्राम्स बनाए थे टू एक्सप्लेन दैट द क्वांटम बिहेवियर, ओके, उस डायग्राम को ऑब्वियसली फाइनमन डायग्राम्स बोलते हैं. राइट, इट्स बेसिकली लाइक अ स्ट्रिंग डायग्राम, जैसे म्यूजिकल नोट्स होते हैं उस तरह के डायग्राम्स थे. एंड अपेरेंटली इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ क्वांटम बिहेवियर. ओके, इसके जो लेक्चर्स है, ही इज़ कंसिडर्ड, बाय द वे, रिचर्ड फाइनमन इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट टीचर देयर बेसिकली एवर. Okay, he's considered the best orator, the professor or whatever, right? He's considered the best of it. Okay, इसके जो lectures है, Feynman lectures, these are the best lectures in physics. Okay, these have been recorded, black and white में है obviously Feynman lectures. ये MIT में इसने ये lectures दिए थे blackboard पे, basically blackboard and chalk. Alright, a lot of people actually attended these lectures. एंड इसको रिकॉर्ड किया गया था. दीज आर कंसिडर्ड द बेस्ट लेक्चर्स इन फिजिक्स. बेसिकली फिजिक्स में अगर बेस्ट है तो दीज आर द बेस्ट लेक्चर्स इन साइंस, इजंट इट. और इसने पूरा क्वांटम थियोरी एक्सप्लेन किया था यूनिवर्सिटी के सारे बच्चों को.
ध्यान में रखना, सारे बच्चे की अगर बात कर रहे हैं तो इसमें आर्ट, साइंस, कॉमर्स सारे के सारे आ गए. ओके, क्योंकि ये सेलिब्रिटी था. रिचर्ड फाइनमैन वाज अ बिग सेलिब्रिटी बिकॉज ही वाज अ नोबेल लॉरिएट इन सर्वे. तो ये बेसिकली काफ़ी लोग लेक्चर्स सुनने को आए, ओके, जिनका साइंस से कुछ भी लेना देना नहीं था, और उसने क्वांटम थियरी को सिंप्लीफाई करके बताया था. ओके, and they are available online on the YouTube. You can watch it. These are beautiful lectures. Alright, और अगर ये अपना चैप्टर हो जाने के बाद अगर तुम देखोगे तो तुमको ज़्यादा उसको समझ में आएगा, क्योंकि काफ़ी जो कॉन्सेप्ट्स उसने उस लेक्चर में दिए थे वो रिलेटेड है जो अपन इस चैप्टर में सीखने वाले हैं. ओके, yes, there are a lot of Mendeleev, Schrodinger, Canard. These are all Rutherford, Chadwick. All these are brilliant scientists, obviously, and they have done a lot. So the thing is कि इस चैप्टर में अपने को काफ़ी सारे ये बड़े बड़े नाम सुनने को मिलेंगे. Okay, so I'm gonna stop. So you can stop now giving out the names of the scientists. तो काफ़ी बड़े बड़े नाम्स इस चैप्टर में, और ऑलमोस्ट जितने भी नाम अपने को सुनने को मिलेंगे इस चैप्टर में, सबको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है. ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर. ओके, दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू स्टडीड इन अपना 10th में पढ़ा है. बेसिकली 10th में बहुत बेसिक था. हम लोग वो तो ऑब्वियसली कवर करने ही वाले, 10th वाला जो पोर्शन था वो कवर करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा हम लोग और लेयर्स चढ़ाएंगे. क्वांटम मैकेनिकल मॉडल तक अपने को जाने का, तो एक ब्रीफ हिस्ट्री होती है ये, वो अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले. ओके, सो दिस इज़ बेसिकली आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इज़ थ्रू मेनी एक्सपेरिमेंट. हमने एक अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए क्योंकि हम एटम्स को देख नहीं सकते. ओके, तो हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए और उस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई अबाउट द एटम. ओके, एंड इसी एक्सपेरिमेंट से हमने थियरीज़ बनाई. ओके, देर आर मेनी स्टेपिंग स्टोन्स इवन टुडे जो हम पार करना चाहती है टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर इवन बेटर. ओके, एंड वी आर स्टिल सर्चिंग फॉर अ सिंगल यूनिफाइड थियरी. हम क्या देखना चाहते हैं? सिंगल यूनिफाइड थियरी. ओके, दिस इज़ प्रॉबली नॉट गोइंग टू हैपन. ध्यान में रखना, सिंगल यूनिफाइड थियरी, हम जिसको यूनिफाइड थियरी जो सब कुछ एक्सप्लेन कर सके, ऐसी थियरी. Okay, for example in biology genetics explains everything, right? Genetics, तो इसको बोलते हैं अपन यूनिफाइड थियरी. genetics explain everything. तो यहाँ पे फिजिक्स में there is no single unified theory. Understood है? So we are trying to explain that, और ये यूनिफाइड थियरी का पर्पज़ ये रहेगा to explain all the forces of nature, all the forces of matter, सब कुछ एक्सप्लेन करना. ओके, जो फोर्सेस मैटर में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अपन, एटम में भी, और जो यूनिवर्स के भी फोर्सेस एक्सप्लेन कर सके, इस तरह के ये थियरी रहेगी. देन वी हैव डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. ओके, हम स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन फ्रॉम डाल्टन्स एटॉमिक थियरी टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक अपने को जाने का है. ओके, और ये सारे अंडरस्टैंडिंग में सबसे क्रूशियल जो चीज़ बनती है दैट इज़ वेव्स. वेव्स आर क्रिटिकल टू अवर अंडरस्टैंडिंग. ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेव्स की अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए, एंड वी वांट टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, अब तुम सोच रहे होंगे व्हाट हैज़ एनीथिंग टू डू विद द वेव्स, राइट? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये. ओके, वेव्स की अंडरस्टैंडिंग से ही हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल समझ में आ सकता है. अंडरस्टूड है? तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं. ओके, सो ध्यान में रखना, अपनी जर्नी जो रहेगी दैट इज़ गोइंग टू बी फ्रॉम डाल्टन्स थियरी to quantum mechanical model. Okay, these are basically from one experiment to another experiment. We went from Dalton's atomic theory to quantum mechanical theory through logic, through calculation, through development of the theories. इस तरह से अपन आगे बढ़ते गए. Okay, तो हम लोग waves को obviously basic principles पे हम समझना चाहेंगे. Okay, यहाँ पे देखो कुछ जो formulas आते हैं वो हमको बोरो करने पड़ते हैं फ्रॉम फिज़िक्स से. ओके, ऑब्वियसली हम लोग डिराइव नहीं करेंगे इन फार्मूलेस को, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा अपना. ओके, ये फार्मूलेस तुमको फिज़िक्स में आने वाले हैं, तो लेकिन ये फार्मूले हम बोरो करेंगे फ्रॉम फिज़िक्स. ओके, इसका ज़्यादा डिस्कशन नहीं रहेगा, मतलब ज़्यादा डेरिवेशन अपन नहीं देखेंगे. एक इन फार्मूलेस को सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे. जो फार्मूले केमिस्ट्री से रिलेटेड है उन फार्मूलेस को अपन ऑब्वियसली
डिराइव करेंगे। अंडरस्टूड है? ये समझ में आ गया क्या? तो कुछ फॉर्मूलेस हम लोग जैसे के वैसे फिजिक्स में से उठाने वाले हैं विदाउट डेरिवेशन, और कुछ फॉर्मूलेस जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है उनका अपन डेरिवेशन देखने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ अपन देखने वाले हैं यहाँ पे वो एटम स्ट्रक्चर, बराबर है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स, और ये हमने ऑलरेडी बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। ओके, सो हमको मालूम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है सो ये दिया है 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम्स। ओके, 9.1 इंटू 10 to the power -28 ग्राम्स। इसको अगर किलोग्राम में कर दूँ मैं तो इट बिकम्स 9.1 इंटू 10 to the power -31 किलोग्राम। ओके, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। इसको अपन बोलते हैं 1 यूनिट। ओके, नेगेटिव चार्ज क्यों दिया है इसको, ये थोड़ी देर में अपने को पता चलेगा। नेगेटिव इसलिए क्योंकि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर भागता है, इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ भागते हैं, इसलिए इनको नेगेटिव चार्ज दिया है। प्रोटॉन्स जो होते हैं दीज आर 1.6, इनके ऊपर भी सेम चार्ज आ रहा है। ओके, 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम, और इनके ऊपर चार्ज दिया अपन ने पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो इसेंशियली ध्यान में रखना 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स, इसको मैंने 1 यूनिट का चार्ज दे दिया है। अब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव है, दैट इज़ द ओनली डिफरेंस। सो चार्ज सेम आ रहा है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज नहीं होता, दीज आर न्यूट्रल पार्टिकल। ओके, और मास तो अपन ने ऑलरेडी देखा। देखो, मास कम होता है इलेक्ट्रॉन का, ओके, इट्स अ वेरी स्मॉल मास, लेकिन प्रोटॉन का मास जो होता है दैट इज़ 1.6 इंटू 10 to the power -24 ग्राम्स। इसको मैंने बोल दिया है 1 यूनिट। ओके, दैट इज़ बेसिकली 1 यूनिट। and then we have almost same mass of neutron, that is also approximately 1 unit. अगर मास देखें अपन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो वी सी दैट जो न्यूट्रॉन का मास है दैट इज slightly heavier, isn't it? Neutrons are slightly heavier than that of proton. तो सबसे पहले जो अपन देख रहे हैं दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी। ठीक है, इसको अपन रिव्यू करते हैं क्योंकि डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी हमने ऑलरेडी देखी है। इफ़ यू रिमेंबर दैट डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी, ओके, सो डाल्टन्स एटॉमिक थियोरी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको एक रिव्यू कर लेंगे। बेसिकली डाल्टन ने क्या बोला था कि all matter is made up of extremely small indivisible particles called as atoms. So atoms को उसने define किया था as extremely small indivisible particles. अब यहाँ पे atom जो word है ये ग्रीक से लाया गया था एटमोस। एटमोस का मतलब होता है something that cannot be broken. So यहाँ पे उसने अलग अलग postulates दिए थे, if you remember that. Okay, these are some of the postulates of Dalton's atomic theory. Okay, atom is the smallest particle of an element which take part in the chemical reaction. हमने already discuss किया है. Yes, that is true. क्योंकि in a chemical reaction, at least in a normal chemical reaction, atom break नहीं होता. Okay, तो सबसे छोटा particle कौन रहेगा जो chemical reaction में participate करेगा? That is going to be the atom, isn't it? Next thing is if you are talking about, let's say for example chemical reaction, तो chemical reaction में हो क्या रहा है? सिर्फ atoms interchange हो रहे हैं। ओके, वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं जिससे नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो दैट्स वाई हम कंसिडर करते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, बराबर है, एक्सेप्ट दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि हमको मालूम है इन न्यूक्लियर रिएक्शन एटम्स कैन आइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ओके, रिमेंबर आइंस्टाइन का इक्वेशन E=mc²। इसमें बोल रहे हैं अपन कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो एटम को मैं क्रिएट भी कर सकता हूँ और एटम को डिस्ट्रॉय भी कर सकता हूँ। ओके, बट रिमेंबर एट दैट टाइम वी हैड नो आइडिया। ओके, रिमेंबर दिस वॉज द फर्स्ट थियरी दैट वॉज प्रपोज एंड इन अ सेंस इट वॉज राइट, इजंट इट? उस टाइम के हिसाब से इवन फॉर मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री अगर सोचा जाए तो दिस इज एक्चुअली ट्रू। एटम्स कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ओके, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट
आर अलाइक। एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल गोल्ड देखता हूँ मैं, तो गोल्ड मैं कहीं से भी लाऊँ, अगर गोल्ड का एटम है तो ये कहीं से भी लाओ तो सेम ही रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, इजंट इट। तो इसके जो प्रॉपर्टीज़ रहेगी, मास, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सेम रहेगी फॉर द सेम एलिमेंट। और उसी तरह से अगर अलग अलग एलिमेंट्स लेते हैं अपन, डिफरेंट एलिमेंट लेते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग रहेगी, उनका सब कुछ अलग रहेगा। ये डाल्टन ने बोला था, ओके। दिस इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू इफ़ यू रिमेंबर दैट, कि अगर एलिमेंट सेम है तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हर प्रॉपर्टी में सेम रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आइसोटोप्स, यू गाइज रिमेंबर दैट, आइसोटोप्स ये सेम एलिमेंट होते हैं, लेकिन इनकी सारी प्रॉपर्टी सेम नहीं होती। इनका मास डेफिनेटली अलग होता है, लेकिन एट द सेम टाइम इनमें फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ओके। ऑब्वियसली इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज नियर अबाउट सेम होती है, नॉट आइडेंटिकल। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, अंडरस्टूड है। So they have different physical properties and similar chemical properties, but they are not entirely same. Okay, alike नहीं बोल सकते अपन इसको, even though isotopes are basically same elements. Okay, और यहाँ पे आइसोबार्स अपन बोलते हैं, okay, आइसोबार्स में मास सेम आ जाता है, okay, although they are made up of, they are basically different elements. Okay, लेकिन इनका मास सेम होता है। Okay, that means उनके obviously physical property, chemical property may be different, but mass is same. So it is possible that you have different elements, but the properties are actually same. Atoms cannot be subdivided. Okay, this is true in general chemistry sense, लेकिन अगर atomic chemistry में जाएंगे, this is not true. Okay, ये बोलने का मतलब ये था डाल्टन का कि atom is the smallest thing, इसको तुम और ब्रेक नहीं कर सकते। ओके, इससे छोटा और कुछ भी नहीं है, ये डाल्टन का बोलना था। और आज हमको मालूम है देर आर लोड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ओके। देर आर इनफैक्ट आई थिंक देर आर लाइक 50 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जिससे एटम्स बने हैं, ओके, जिससे न्यूक्लियस बना है, प्रोटॉन्स बने हैं, न्यूट्रॉन्स बने हैं, ऑलराइट, और उनसे फिर एटम बना हुआ है, ओके। So there are loads of these particles, fundamental, there are about 35 subatomic particles जिनसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बने हुए हैं, ओके। क्वार्क्स होते हैं, इयॉन्स होते हैं, म्यून्स होते हैं, बोसॉन्स होते हैं। देयर आर लोड्स ऑफ दीज पार्टिकल्स, इनके अलग अलग सिम्बॉल्स है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ है, और इनको आज भी स्टडी किया जाता है। कहाँ स्टडी करते हैं इनको अपन? लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में। सो मोस्ट ऑफ द postulates of Dalton is true, okay? और ये जो बेस किया था उसने, ऑब्वियसली इफ यू रिमेंबर, उस समय जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस जो था, उन्हीं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के ऊपर डाल्टन ने ये थियरी प्रपोज किया था, एंड ही वाज अबाउट राइट एट दैट टाइम। लेकिन जैसे जैसे थियरी डेवलप होती गई और जैसे जैसे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स और अलग अलग एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आते गए, वैसे वैसे अपनी थियरी भी डेवलप होती गई। क्लियर है क्या ये? So Dalton's atomic theory was, most of the points in Dalton's atomic theory was wrong actually, but it was a start of discussion, okay? Next जो concept अपन देखने वाले हैं, that is electrical nature of matter. Electrical nature अपन discuss कर रहे हैं matter का, ठीक है? माइकल फैराडे, ये नाम तुमको शायद से मालूम होगा obviously, okay? इलेक्ट्रिसिटी को लेके इसका नाम लिया जाता है। He was one of the first guy who did lot of research, systemic research on electricity and its effect, okay? इसका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अपन ज़्यादा नाम देखेंगे, जो अपन इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, रिमेंबर इलेक्ट्रोलिसिस, विच इज़ बेसिकली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। तो इसमें फैराडेज लॉज अप्लीकेबल होते हैं, फैराडेज लॉज, और ये तुमको फिजिक्स में भी आएंगे, ओके। फैराडेज लॉज यहाँ पे अप्लीकेबल होते हैं। इसने ये बोला, इसने कंक्लूजन्स जो दिए, हम कंक्लूजन्स देख रहे हैं माइकल फैराडे का, ओके। उसने बोला अगर मान लो कि इफ़ आई पास सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट विल गिव आउट सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल एट द इलेक्ट्रोड। समझ में आया क्या? ओके, द वेट ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपॉजिटेड एन इलेक्ट्रोड बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर अपन पास करते हैं तो सेम अमाउंट ऑफ मटेरियल डिपॉजिट होगा। ये समझ में आ रहा है कि तुमको? इज दिस क्लियर?
तो उसने बोला कि वेट ऑफ अ गिवन मटेरियल डिपॉजिटेड एट एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पे जो मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है उसका जो मास है, ओके, बाय अ गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ऑलवेज सेम। गिवन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा एट द इलेक्ट्रोड दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। अगर मैं स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा हूँ किसी सॉल्यूशन में से, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी सेम। अंडरस्टूड है? द वेट्स ऑफ वेरियस मटेरियल डिपॉजिटेड इवॉल्व और डिजॉल्व बाय द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये डिपेंड करता है उसके ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर। ओके, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हो रही है या इवॉल्व हो रही है, ये काय के ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, वन इज द इलेक्ट्रिसिटी एंड द सेकंड इज इट्स ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या इक्विवेलेंट वेट, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। वीज आर बेसिकली द सेम थिंग, इजंट इट? मतलब वी कैन कोरिलेट ग्राम मॉलिक्यूलर वेट विद इक्विवेलेंट वेट बिकॉज ऑफ एन फैक्टर, ठीक है ना? तो ये बोल रहा है कि जो भी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे, ओके, और उससे जो फिक्स्ड अमाउंट जो डिपॉजिट हो रहा है, वो फिक्स्ड अमाउंट वेट इट विल डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। ओके, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल इफ आई डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, सो ये जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है, इसका जो मास रहेगा दैट वेट विल डिपेंड अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, इजंट इट? मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फिक्स्ड रहेगी। अगर मैं इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ किसी भी सब्सटेंस से कि इट विल डिपॉजिट 1 मोल, तो ये हमेशा 1 मोल ही डिपॉजिट करेगा, लेकिन उसका मास इट विल डिपेंड अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर वेट। सो इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर मैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ तो स्पेसिफिक नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स डिपॉजिट हो रहे हैं, इजंट इट? मैंने अगर इतनी इलेक्ट्रिसिटी पास किया कि 1 मोल डिपॉजिट हो रहा है, तो हमेशा वो 1 मोल ही डिपॉजिट करेगा अगर वैलेंसी एक है या उसका एन फैक्टर अगर सेम आता है तो, इजंट इट? तो इसको और ज़्यादा डिटेल में अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अगर एन फैक्टर सेम है, ओके, मान लो उसका वैलेंसी सेम है, तो मैं अगर जितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूँ इट विल ऑलवेज डिपॉजिट सेम मोल्स ऑफ सब्सटेंस एट द इलेक्ट्रोड्स। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि देखो कि हम मैटर को कोरिलेट कर रहे हैं विथ इलेक्ट्रॉन्स। अगर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मैटर डिपॉजिट कर रहे हैं हम यूजिंग स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मैटर, इजंट इट? सम सॉर्ट ऑफ मैटर से बना इलेक्ट्रिसिटी, और ये हमको बाद में पता चला कि दैट मैटर इटसेल्फ इज एक्चुअली इलेक्ट्रॉन, इजंट इट? इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमने ये बाद में कोरिलेट किया, बट ये जो रिलेशनशिप था वेट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज पास, इजंट इट? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी इज इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मैटर। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये जो इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर, ये जो प्रिंसिपल है, यहाँ से ये सोच शुरू हुई कि थिंग्स दैट वी डोंट सी मे ऑल्सो बी मैटर बेसिकली। सो मैटर में भी ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो फंडामेंटल और ज़्यादा फंडामेंटल हो सकती है। तो अब जो हम लोग एक्सपेरिमेंट्स देख रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो एक्सपेरिमेंट है दैट इज़ कॉल्ड एज कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट्स। ओके, तो हम कैथोड रेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और जो ट्यूब यूज़ की जाती है टू जनरेट द कैथोड रे उसको अपन बोलते हैं कैथोड रे ट्यूब, विच इज़ बेसिकली दिस ट्यूब। ओके, इसको अपन CRT बोलेंगे। सो दैट इज़ कैथोड रे ट्यूब। ओके, तो दिस एक्चुअली प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सब एटॉमिक पार्टिकल विच वाज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन ये सबसे पहले डिस्कवर किए गए। तो किस तरह से डिस्कवर किए ये उसकी स्टोरी है बेसिकली, ध्यान से सुनो, ठीक है? तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये काफ़ी पहले से डिस्कवर किया था। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम ऑफ क्रुक्स, ओके, एंड देयर वाज अनदर पर्सन विद हिम। तो इन्होंने ये ट्यूब डिज़ाइन किया था। इसको क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं, क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं क्योंकि दे यूज़ टू यूज़ दिस फॉर सम पर्पस व्हाटएवर। तो उन्होंने ये देखा कि अगर जैसे ये ट्यूब है, इसमें ये कैथोड है एंड दिस इज़ एनोड, एंड दिस इज़ अ सील्ड ट्यूब, और इसको हमने हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट कर दिया है एट दिस पॉइंट। ओके, अब मैंने हाई वोल्टेज लगा दिया। ओके,
सो इनिशियली दे डिडंट सी एनीथिंग, यहाँ पे कुछ दिखा नहीं उनको, लेकिन जैसे ही उन्होंने जो प्रेशर था, ओके, जैसे ही वो प्रेशर कम किया तो उनको दिखा कि देर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्लो इन हियर, ओके। तो एट रिड्यूस्ड प्रेशर विच इज़ 10 to the power minus 2 to 10 to the power minus 4 atm, मतलब कि 0.001 to 0.0001 atm, ठीक है ना। अगर मैं प्रेशर लो करता हूँ तो आई सी सम सॉर्ट ऑफ ग्रीनिश ग्लो, इसको अपन डिस्चार्ज बोलते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिस्चार्ज ट्यूब, ओके, इसको डिस्चार्ज ट्यूब बोलते हैं। सो व्हाट हैपन्स इज, जैसे ही अपन ये स्टार्ट करते हैं वी सी सम सॉर्ट ऑफ ग्लो इन दिस ट्यूब, ओके। मैं तुमको दिखा दूंगा किस तरह का ये ग्लो दिखता है बेसिकली इन अ सेंस। तो एक तरह का ग्लो दिखता है। तो पहले तो ये समझ में नहीं आया कि ये ग्लो क्या होता है, isn't it? Because we see some sort of glow, but how does the glow arises? तो ये इसके बारे में काफ़ी थियरीज बनाई गई, but they were not right, okay? So इसी ट्यूब को लेके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स फिर किए गए बेसिकली टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस ग्लो। ये ग्लो कैसे बना हुआ है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है, ये सारे समझने के लिए इसी ट्यूब को लेके अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स डिज़ाइन किए गए। इनिशियली इट वाज जस्ट अ मिस्ट्री कि देयर इज़ अ ग्रीन ग्लो एंड नोबडी सीम टू अंडरस्टैंड कि ये ग्लो कहाँ से आ रहा है, ओके। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट्स करते गए साइंटिस्ट लोग, इस ग्लो के बारे में आइडिया आती गई, ओके। और ये ग्लो क्या होता है ये अपन देखेंगे आगे। सबसे पहले तो ये दिखा गया कि ये जो रेज है इसको अपन कैथोड रेज बोलते हैं बिकॉज दे इमर्ज फ्रॉम द कैथोड इटसेल्फ। यू कैन सी दैट दिस इज़ द कैथोड, और ये देखा गया कि ये जो ग्लो है ये इधर से ही इमर्ज हो रहा है, ओके, कैथोड से इमर्ज हो रहे हैं एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज कैथोड, ओके। और ये इस किस तरह से अब मान लो कि ये ट्यूब है एंड देयर इज़ दिस कैथोड, इसको मैंने लगा दिया है बैटरी से, ओके। अब ये जो अपना एनोड था उसको मैंने परफोरेटेड ले लिया, ठीक है ना, एंड देन आई स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, ओके। तो जो रेज आएंगे वो परफोरेटेड रहने के वजह से इस साइड में जाएंगे और ये ग्रीनिश ग्लो इस ग्लास के ऊपर मेरे को दिखेगा, ठीक है ना, एक तरह का सेंटिलेशन मेरे को दिखेगा। तो ये ग्लास की तरफ मेरे को दिख रहा है, इससे मेरे को पता चल रहा है कि ये ग्लो कैथोड से इमर्ज हो रहा है, ओके। इसी तरह से मैं अगर कैथोड को परफोरेटेड करता हूँ तो मेरे को कैथोड के साइड में कुछ भी नहीं दिखता, ओके। ये मेरे को जो ग्लो दिख रहा है वो एनोड के साइड में दिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ग्लो है दैट इज़ इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, क्लियर है। तो इस तरह से पता चला कि ये कैथोड से इमर्ज हो रहा है, इसलिए ये कैथोड रेज है और इस ट्यूब को कैथोड रे ट्यूब बोला गया है, ओके। इसी को अपन क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं या फिर डिस्चार्ज ट्यूब भी बोलते हैं। एंड दिस हैपन्स एट अ लो प्रेशर, ध्यान में रखना, ये जो ग्लो अपने को दिखता है ग्रीनिश ग्लो दैट हैपन्स एट अ लो प्रेशर। सो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कैथोड रेज, जो कैथोड रेज है उनकी प्रॉपर्टी अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो ये कि एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया इनसाइड द क्रूक्स ट्यूब, ठीक है ना, जो कैथोड रे ट्यूब है उसमें एक तरह का ऑब्जेक्ट रखा गया। अब जब कैथोड रे स्टार्ट किया, सो दिस इज एक्चुअली नाउ एनोड, ठीक है ना, रादर देन जस्ट यूजिंग अ प्लेट, अभी एक शेप वाला कोई ऑब्जेक्ट ले लिया, उसको एनोड बना दिया अपन ने, एंड दिस इज द कैथोड। तो ये जो रेज है ये पास होंगे सीधा, एंड देन दे सॉ कि देर इज अ शैडो ऑन दैट साइड, यू कैन सी दैट। और ये शैडो का जो साइज या शेप है दैट मैचेस विद द शेप एंड साइज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, इजंट इट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रेज है ये स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल कर रहे हैं। अगर रे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करेंगे तभी उसी शेप और साइज का शैडो मेरे को इस साइड में दिखेगा, अदरवाइज उसका शेप और साइज चेंज हो जाएगा, इजंट इट। इसका मतलब हो गया कि कैथोड रेज ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, क्लियर है। सेकंड एक्सपेरिमेंट किया गया टू शो द मैकेनिकल इफेक्ट्स ऑफ कैथोड रेज। एक तरह का व्हील रखा गया कैथोड रे के ट्यूब में, ओके। और जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया तो ये जो पैडल व्हील था इट स्टार्टेड टू स्पिन, इट स्टार्टेड टू एक्चुअली मूव इन दैट डायरेक्शन। ये एक तरह का पैडल व्हील है, इट मूव्स बेसिकली, इट्स वेरी लाइट बट इट डज मूव।
अब ये मूव हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये जो कैथोड रेज है इनका कोई मास है, इजंट इट? मास है तभी ये व्हील मूव हो रहा है। ध्यान में रखना है, इट इज़ अ वैक्यूम, राइट? इसमें एयर बहुत कम है, इट्स अ वेरी लो प्रेशर कंडीशन। तो इसका मतलब, और बाहर से कोई एयर नहीं आ रहा है, एयर करंट नहीं आ रहा है, सो दैट शुड नॉट अफेक्ट द व्हील। बट जब अपन एक्सपेरिमेंट शुरू करते तभी ये मूव करता है। ओके, एंड दिस ऑल्सो प्रूव्स कि जो रेज है दैट इज इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, क्योंकि जो व्हील है दैट इज मूविंग टूवर्ड्स द एनोड। क्लियर है? नेक्स्ट, इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ स्टडी की गई। तो जैसे ये अपना ट्यूब है, कैथोड रे ट्यूब, और यहाँ पे हमने प्लेट्स लगाए हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल प्लेट्स, एक प्लेट को पॉजिटिव कर दिया, एक प्लेट को नेगेटिव कर दिया। और जब कैथोड रेज पास किए गए तो ये देखा गया है कि ये जो रेज है दैट डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द प्लेट। ओके, जो पॉजिटिव प्लेट रहेगी उसी तरफ ये डिफ्लेक्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? थिंक अबाउट इट। अगर ये पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये जो कैथोड रेज है दीज आर नेगेटिवली चार्ज, इजंट इट? नेगेटिवली चार्ज। अब तुमको समझ में आ गया होगा, दीज आर बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर ट्रैवलिंग। इलेक्ट्रॉन्स का हल्का सा मास होता है, दैट इज द रीजन व्हाई पैडल व्हील एक्चुअली मूव्स। ओके, इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन के जो रेज होते हैं या इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है दैट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट पाथ, और जब अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड रखते हैं तो दे गेट डिफ्लेक्टेड अवे फ्रॉम the negative plate and towards the positive plate because electron themselves are negatively charged. Understood है? Okay, so काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। इस तरह के छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स करके इस तरह से ट्यूब्स को मॉडिफाई कर किया जाता था, अलग एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया जाता था। उस अलग एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आता था उसी रिजल्ट से फिर कुछ कंक्लूजन्स ड्रॉ किए जाते थे। ओके, एंड यू कैन सी हाउ द ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन एक्चुअली वर्क्स। ओके, इसी से साइंस डेवलप हुआ है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो सामने आया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, ये जो पॉइंट सामने आया वो ये कि अगर मान लो यहाँ पे कोई गैस है, रिमेंबर इट्स नॉट अ परफेक्ट वैक्यूम, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ गैस इन हियर। ओके, इट्स नॉट अ परफेक्ट वैक्यूम, सो सम सॉर्ट ऑफ गैस इज देयर। तो अगर मैं गैस को चेंज करता हूँ, मान लो पहले एयर था तो अब एयर की जगह मैं नाइट्रोजन रखता हूँ, या फिर ऑक्सीजन रखता हूँ, या फिर हीलियम रखता हूँ, या फिर ऑर्गन रखता हूँ, या कोई भी गैस रखता हूँ इसके अंदर, तो जो प्रॉपर्टीज़ है कैथोड रेज की ये चेंज नहीं होती। ओके, दीज रिजल्ट्स वर ट्रू रिगार्डलेस ऑफ द गैस इन द चेम्बर। मैं इस चैम्बर में चाहे जो भी, पहले तो ये माना जाता था बेसिकली कि ये गैस के वजह से ये प्रॉपर्टीज़ आ रही है, इजंट इट? तो अगर गैस के वजह से प्रॉपर्टीज़ आ रही है तो मैं अगर गैस चेंज करूँ तो प्रॉपर्टी भी चेंज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, गैस चेंज करने के बावजूद भी जो भी प्रॉपर्टीज़ थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ सेम थी। ओके, तो दिस बिकेम अ सेंटर पॉइंट ऑफ द कंक्लूजन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कैथोड रेज है, ओके, ये जिनसे भी बने हैं ये सभी मैटर में प्रेजेंट है, इजंट इट? सभी मैटर में ये कैथोड रेज के जो भी पार्टिकल्स रहेंगे, अपने को मालूम है इलेक्ट्रॉन्स ना हो, तो ये सभी मैटर में ये पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, ये कंक्लूजन इससे ड्रॉ किया गया। सो दिस कैथोड रे इज यूनिवर्सल, इट इज प्रेजेंट इन ऑल मैटर, दैट वाज द कंक्लूजन फ्रॉम दिस पॉइंट। क्लियर है? ओके, सो फाइनली कंक्लूजन को समराइज करते हैं। कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज बिकॉज दे गॉट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। दे हैव सम मास, लेकिन इनका मास बहुत कम होगा, ये प्रिडिक्ट किया गया था ऑब्वियसली। Therefore, we can say that it is made up of particles, okay, and they are something more fundamental than atoms. Atoms से भी ज़्यादा fundamental है क्योंकि atoms में ये particles present है and they are present in all matter क्योंकि ये property change नहीं होती है regardless of the gas in the chamber. Okay, so they are more fundamental than the matter, than the atom themselves. और हम इनको बाद में electrons बोलने लग गए। ओके, सो अपने को ये तो पता चल गया कि देर आर पार्टिकल्स। ओके, लेकिन ये पार्टिकल्स के बारे में अभी भी हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम। हमको थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ इनके बारे में पता चल गई और हमको ये भी पता चल गया कि सारे एटम्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन किस तरह से प्रेजेंट होते हैं। नाउ वी नो दैट दे आर इन द ऑर्बिट और वट एवर, और बाद में अपन देखेंगे वो भी गलत है, इजंट इट? ऑर्बिट में भी नहीं होते, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द ऑर्बिट एट ऑल। ओके,
तो काफ़ी सारी चीज़ें अपने को नई है सीखने को मिलेगी बेसिकली, दैट इज़ द रीज़न वाई आई लव दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें बहुत सारी नई चीज़ें अपने को सीखने को मिलती है। अभी तक जो तुमने एटम का स्ट्रक्चर अपने दिमाग में बना के रखा था, यू बीन टोल्ड कि ये न्यूक्लियस है और उसके सराउंडिंग में ऑर्बिट्स है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी गलत है। ओके, जो काफ़ी कन्वेंशनल पिक्चर जो दिखाया जाता है एटम्स को लेके, वो इस तरह से कि देयर आर दिस इलेक्ट्रॉन्स एंड दैट दे आर गोइंग इन some sort of orbit, दिस तरह से। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, ठीक है ना। तो करेक्ट पिक्चर हमको टुवर्ड्स द एंड ही अपने को देखने को मिलेगा, लेकिन अपने को काफ़ी सारी जर्नी करनी है टुवर्ड्स दैट एंड, काफ़ी सारी जर्नी करनी है अपने को टुवर्ड्स दैट एंड। सो डोंट वरी अबाउट इट, धीरे धीरे हमको सब कुछ पता चल जाएगा। नाउ सो हमको कैथोड रे जो थे उनके बारे में पता चल गया था, काफ़ी सारी चीज़ें। ओके, हमको ये भी पता चल गया था कि दीज आर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स। जे थॉमसन ने इनका चार्ज टू मास रेशो कंप्यूट किया, चार्ज टू मास रेशो। रिमेंबर दैट जे थॉमसन वाज आल्सो वन ऑफ द बिग कंट्रीब्यूटर्स। जो अपन ने अभी एक्सपेरिमेंट्स देखे उसमें के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो जे थॉमसन ने भी डिज़ाइन किए थे। दिस वाज अ बिग कंट्रीब्यूशन बेसिकली। लेकिन जो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूशन जो जे थॉमसन ने दिया अपने को टू कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और यही रेशो से बाद में हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इलेक्ट्रॉन का मास बाद में कैलकुलेट किया। अंडरस्टूड है। तो देखो किस तरह से उसने कैलकुलेट किया। तो फिर से जो क्रूक्स ट्यूब था उसको रीडिज़ाइन किया गया। ओके, क्रूक्स ट्यूब को रीडिज़ाइन किया गया। सो दिस वाज द कैथोड। ओके, यू कैन सी दैट दिस इज द कैथोड। सो लेट्स गिव इट नेगेटिव चार्ज। दिस इज द एनोड। ओके, और फिर एनोड में देयर इज़ अ लिटिल पिन होल। ओके, एनोड में एक छोटा सा होल है। और हमने क्या किया कि कैथोड को मतलब ये एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया। देयर इज़ अ बैटरी कनेक्टेड टू इट। एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया तो यहाँ से जो कैथोड था वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स के बीम निकलने लग गया। ओके, बट ये उस साइड में नहीं जा सकते क्योंकि देखो एनोड जो है पूरे के पूरा उस एरिया को ब्लॉक कर रहा है एक्सेप्ट दैट लिटिल होल बीच में। तो वहीं से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास होंगे। ओके, इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे इन अ बीम और दे विल गो एंड हिट एट पॉइंट बी। ओके, नथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। यहाँ से हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जो बीम बीच में से पास हुई वो पॉइंट बी पे जाके हिट हो रही है। ये जो एरिया है दैट इज बेसिकली जिंक सल्फाइड स्क्रीन। जिंक सल्फाइड स्क्रीन की एक खासियत है, जब इसके ऊपर हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स गिरते हैं तो ये एक तरह का सिंटिलेशन देता है, एक तरह का फ्लोरोसेंस देता है। तो अपने को दिखता है कि यहाँ पे कुछ हिट हुआ है बेसिकली, एंड दैट्स द रीज़न वाई ये जो स्क्रीन था इसको जिंक सल्फाइड से कोट किया गया ताकि अपने को पता चले कि ये पार्टिकल कहाँ पे हिट हो रहा है। यू कैन एक्चुअली सी दैट देयर। ओके, या फिर इसको फोटोग्राफिक प्लेट भी ले सकते थे। ओके, लेकिन हमने उस समय प्रोबेबली फोटोग्राफिक प्लेट्स वर एक्सपेंसिव, सो वी यूज टू यूज़ फ्लोरोसेंट स्क्रीन या जिंक सल्फाइड स्क्रीन को यूज़ करते थे। ओके, नाउ वंस वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट, ओके, हमने यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाए। कैन सी दैट इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगाए। ओके, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो जब इलेक्ट्रिक प्लेट्स को ऑन किया और ये पार्टिकल्स चालू किए तो वी नो दैट दीज विल डिफ्लेक्ट अवे फ्रॉम द नेगेटिव प्लेट एंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। सो दे विल गो एंड गेट हिट एट पॉइंट ए। ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिकल प्लेट्स को ऑन किया या इलेक्ट्रिसिटी को जब ऑन किया बेसिकली यहाँ पे, सो द पार्टिकल्स विल गो एंड हिट एट पॉइंट ए। ओके, उसी तरह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाए गए। ओके, और जब मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो ये देखा गया कि दे गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द एस टर्मिनल ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द एन टर्मिनल एंड टुवर्ड्स द एस टर्मिनल। ओके, तो ये पॉइंट सी पे जाके हीट कर रहे हैं। ओके, सो इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है तो ये पॉइंट बी पे हीट करेंगे। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड ऑन है तो पॉइंट ए पे हीट करेंगे, और जब मैग्नेटिक फील्ड ऑन है तो पॉइंट सी पे हिट करेंगे। वी कुड एक्चुअली सी दैट। जे थॉमसन ने ये भी देखा कि आई कैन चेंज द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। ये जो एंगल है ये चेंज कर सकता हूँ मैं
बाय चेंजिंग द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके मैं एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन चेंज कर सकता हूँ। रिमेंबर दैट इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, ठीक है ना, दैट्स व्हाई दे गेट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसने देखा कि इसको मैं मैनिपुलेट कर सकता हूँ इस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड को इस तरह से कि आई कैन ब्रिंग दिस बैक टू पॉइंट बी, ओके, एंड देन आई कैन कैलकुलेट कि इस पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कितना इफेक्ट हो रहा है, ओके, एंड फ्रॉम दैट ही कुड कैलकुलेट द चार्ज टू मास रेशो, ठीक है। तो ही फाउंड दैट द चार्ज टू मास रेशो जो था दैट वाज एक्सट्रीमली हाई, बहुत ज़्यादा था। इनफैक्ट इट वाज अबाउट, मतलब E/m जो रेशो आता है चार्ज टू मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट वाज 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर kg। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 1 kg का कोई पार्टिकल लेता हूँ तो उसके ऊपर मास रहेगा 1.7 इंटू 10⁻11 कूलम्स, इतना चार्ज रहेगा 1 kg के पार्टिकल के ऊपर। 1 kg का जस्ट इमेजिन कि इतना बड़ा पार्टिकल है, लेकिन उसके ऊपर चार्ज देखो, ह्यूमंगस चार्ज है, ठीक है ना। तो वी डोंट नो कि वो कितना बड़ा है, उसका मास कितना है, वी डोंट नो कि उसका चार्ज कितना है, बट वी नो द चार्ज टू मास रेशो नाउ। चार्ज टू मास रेशो था वेरी हाई। इसका मतलब एक ही होता है कि ये जो पार्टिकल है इसका जो मास है दैट इज़ वेरी लो, इजंट इट। E/m का रेशो है ना ये, तो मास अगर बहुत कम है तो रेशो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ओके। तो ये जे थॉमसन ने बताया कि ये जो पार्टिकल है इनके ऊपर E/m का जो रेशो दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ बिकॉज द मास ऑफ दिस पार्टिकल्स आर वेरी लो, ओके, विच इज़ ट्रू इन फैक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन्स, इजंट इट। सो दैट वाज जे थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेशन किया, ये कैसे किया, इसका तुमको केमिस्ट्री में कोई काम नहीं है, बेसिकली यू डोंट हैव टू वरी अबाउट किस तरह से इसने कैलकुलेट किया, बट दैट्स द कैलकुलेशन दैट गोज इनटू फिजिक्स, नॉट इन केमिस्ट्री, ओके, अंडरस्टूड दैट। सो ये जो कैलकुलेशन था उसको लेके हम कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले, सो वी जस्ट नीड टू नो कि चार्ज टू मास रेशियो फॉर दीज पार्टिकल्स आर वेरी हाई, जिसको अपन इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। ओके, तो ये सिमुलेशन तुमको दिखाएगा कि क्रुक्स ट्यूब किस तरह से काम करता है। इट्स अ वेरी स्मॉल ट्यूब एक्चुअली, एक छोटा सा ग्लास ट्यूब होता है, ठीक है ना, इतना सा ग्लास ट्यूब रहेगा और उसमें ये कैथोड रहेगा और एक एनोड लगा रहेगा, ठीक है ना। अब जे थॉमसन, तो ये ट्यूब हो गया बेसिकली, लेकिन जे थॉमसन ने उसी को मॉडिफाई करके ये कैथोड और एनोड नज़दीक नज़दीक कर दिए, उसमें एक छोटा सा होल कर दिया, ओके, एनोड में, एंड देन what it did is just turn on the thing, okay। so ये जो बीम है ये सीधा पास हो रही है और इधर जिंक सल्फाइड स्क्रीन रहेगा जिस पे तुमको सेंटिलेशंस दिखेंगे, ऑलराइट। ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स है और ये इलेक्ट्रिकल प्लेट्स हम लोग सिलेक्ट कर सकते हो। ऊपर वाला जो प्लेट है दैट इज़ बेसिकली पॉजिटिव और नीचे वाला प्लेट इज़ नेगेटिव, ठीक है ना। ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला नेगेटिव है। सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल टर्न ऑन द इलेक्ट्रिसिटी by changing that. So if one thing is that you can see that this is basically a green glow, okay। तो ये ट्यूब में अगर इतना ही ट्यूब अगर है, मान लो जस्ट लाइक दिस, अगर इतना ही ट्यूब है तो तुमको पूरे ट्यूब में एक तरह का ग्रीन ग्लो दिखेगा, मतलब you'll see a beam of green glow, ठीक है। बट बाद में आप को पता चला दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं ये इलेक्ट्रॉन्स या डिस्प्ले पार्टिकल्स के ऊपर करता हूँ तो यू कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से आ रहे हैं बिकॉज दीज आर कनेक्टेड टू द बैटरी, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं और कुछ इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो रहे हैं। दीज आर बेसिकली ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, ओके। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स है इनसे अपने को ग्रीन ग्लो दिख रहा है, अंडरस्टूड है। सो विल टर्न ऑन टू अ ग्रीन ग्लो बेसिकली, डिस्प्ले बीम, एंड देन वी टर्न ऑन द बैटरी, ओके, और वोल्टेज हम बढ़ाते हैं। सो यू कैन सी दैट जैसे वोल्टेज बढ़ाएंगे अपन तो ये डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड, ओके। और जैसे वोल्टेज अपन बढ़ाते हैं तो इसका डिफ्लेक्शन बढ़ते जाएगा। रिमेंबर दैट पॉइंट ए जहाँ पे ऊपर में ये हीट हो रहा था, सो दिस इज गोइंग टू दिस डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज अमॉन्ग दिस प्लेट, ओके। और यू कैन सी ऑल्सो कलर चेंज भी हो रहा है यहाँ पे थोड़ा सा टू इंडिकेट हाई वोल्टेज बेसिकली, इजंट इट। तो ये बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है टुवर्ड्स दैट पॉजिटिव प्लेट, क्लियर है।
ऑब्वियसली आई कैन इंटरचेंज, तो पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव कर सकता हूँ, एंड दैट हैपन्स। तो देखो ये जो बीम है वो पॉजिटिव के तरफ अभी भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जस्ट डाउनवर्ड, क्योंकि मैंने इंटरचेंज कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव किया है। ओके, एंड इफ़ आई टू सी द पार्टिकल्स, बेसिकली कैन सी जो पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट होंगे। ओके, दैट्स हाउ दे गेट डिफ्लेक्ट, एंड दैट्स एक्चुअली कॉजेज द ग्रीन ग्लो डिफ्लेक्टिंग। क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली अ सिंपल सिमुलेशन टू शो यू द cathode ray tube experiment. Remember that it's a very simple experiment. It always deflects towards the positive end of the electrode. Clear है?